वही ट्रंप साहब अब कह रहे हैं, मैं उत्सुक हूं पीएम मोदी से बात करने के लिए, व्यापार वार्ता उस पर बातचीत करने के लिए। ट्रंप से आगे खेल रहे हैं और ट्रंप अब इसमें महज एक कठपुतली की तरह है। ये जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया, तो ट्रंप को ये लग रहा था कि मोदी मेरा नाम लेंगे, मोदी ने नाम लिया ही नहीं। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको नाराज करना है तो कर लीजिए, इससे आपको लगता है अमेरिका आगे जाएगा? नहीं, संकट है अमेरिका के लिए। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, नहीं बन पा रहा है। एक ही परिवार की पार्टी होती तो पता होता कि हाँ ये पिताजी हैं, इनके बेटे ये हैं, ये अध्यक्ष हैं। ढाका में आग लगाया गया, बांग्लादेश में आग लगाया गया, तो ढाका क्या चांद पे चला गया ना? कि जैसा पहले था उससे भी बुरी स्थिति है। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये सब कुछ प्रयास क्या है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बीते दिनों जो कुछ राजनीति में चल रहा है, वो भले ही भारत की राजनीति हो या फिर वैश्विक स्तर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कुछ देशों पर लगातार टैरिफ लगाने बढ़ाने की बात करते हैं, और हमने देखा कि अभी नेपाल में जो कुछ हुआ, अब उसके पीछे किसके हाथ हैं? बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन वो वहां ऐसा क्या हुआ जो या तो होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? उसके पीछे कौन ताकतें हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत हमसे दूर जा रहा है, चीन और रूस के साथ में जा रहा है, भारत यह गलत कर रहा है क्योंकि रूस से तेल खरीदता है, हम टैरिफ लगा रहे हैं। बीते दिनों खबरें आई कि ट्रंप साहब लगातार फोन करते रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। वही ट्रंप साहब अब कह रहे हैं, मैं उत्सुक हूं पीएम मोदी से बात करने के लिए, व्यापार वार्ता उस पर बातचीत करने के लिए। पीएम मोदी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं, तो जैसे को तैसा, और ना ही तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। जिसको जैसे जिसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से डील किया जाएगा। हमने देखा बीते दिनों जब चीन में भारत, रूस, चीन तीनों एक मंच पर आए, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। 45 मिनट की मुलाकात पुतिन साहब और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होती है, वो बात पूरी दुनिया को पता चली। उसके बाद से देखने में आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि 40 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने कराया, अब नहीं कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मोदी से बात करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया? मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, सवाल वही है, ऐसा क्या हो गया? राहुल जी, ये जो लोग सीज फायर गिन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, हाँ, वो अब उनको ये भी गिनती करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में कितनी बार मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ये सब कितनी बार बोलते हैं। गिनने वाले लोगों को ये गिनना चाहिए। हाँ। ये नहीं गिनेंगे लोग। और एक जबरदस्त चीज देखो राहुल जी, जो कल उन्होंने फिर से कहा है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज ग्रेट फ्रेंड, और ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, ट्रेड टॉक हम लोग जारी रखेंगे, भारत अमेरिका बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया वो क्या है? संतुलित। क्या उसमें प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना दोस्त मान रहे हैं, बता रहे हैं, डियर ट्रंप कह रहे हैं? नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं बायलैटरल रिलेशन भारत अमेरिका के बड़े अच्छे हैं, आगे भविष्य में। मतलब सिंपल है कि अब वो इकोसिस्टम वहां डील करने लगा है जो इकोसिस्टम ट्रंप से आगे खेल रहा है, और ट्रंप अब इसमें महज एक कठपुतली की तरह है। भारत अमेरिका डील की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड टॉक्स की बात कर रहा हूं। भाई, जहां करोड़ों लोगों के, अरबों लोगों की भविष्य का सवाल है, वहां एक राष्ट्रपति बैठ गया है और वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। ऐसा वहां के सिस्टम ने अब ओवरलैप कर दिया है। बोला भाई साहब अब हो गया आपका, अब आपको क्या कहना ये हम बताएंगे, पेंटागन बताएगा, जरा ये सब बोल दीजिए आज। नहीं तो पानी सर से ऊपर चला गया ना। आप देखो ना, ट्रंप जो कह रहे हैं वो बात का जवाब मोदी उसी भाषा में क्यों नहीं दे रहे कि यस डोनाल्ड ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। प्रकाश, पहले तो ये होता था। तो ये है ना, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ट्रंप को ये लग रहा था कि मोदी उनका नाम लेंगे,
जिस तरीके से मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, यहां कुछ हुआ ही नहीं। यहां से केवल एक ही बात कही गई कि द्विपक्षीय बात हुई है, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। और यह जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया। तो ट्रंप को यह लग रहा था कि मोदी मेरा नाम लेंगे, मोदी ने नाम लिया ही नहीं। संसद में खड़े होकर के कह दिया, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लीजिए, कहानी खत्म। अब दिक्कत यह है राहुल जी, जिन लोगों ने सरकार चलाई ही ऐसे, हाँ, जिनके समय में होता ही यही था कि आपके यहां बम फूटे तो आप अमेरिका भागो, आपके यहां आतंकी हमला हो तो अमेरिका को लिस्ट बना करके दे दो। आपने, इस देश की सेनाएं कभी कमजोर नहीं थी, इस देश के पॉलिटिकल नेताओं में पॉलिटिकल विल की कमी थी। सेना आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन जिस मजबूती से पॉलिटिकल क्लास को पीछे खड़ा होना चाहिए था, आप कभी खड़े नहीं हुए। आपको लगता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है? अरे काहे के भाई है? सुबह 2 जूते, शाम 2 जूते, दोपहर 2 जूते और रात के खाने में 2 जूते, ऑन टाइम रहेगा पाकिस्तान। ये बंगाली हमारे भाई है, बांग्लादेशी, इनको भी जूते मारिए, जूतों की नोक पे रहिए, एकदम ऑन टाइम रहेंगे ये। अरे भाई, भिखारी भिखमंगों से कैसी दोस्ती होगी राहुल जी? आप सामान्य आदमी हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, आपकी दोस्ती जो जेब कतरे से होगी, जिसका काम ही जेब कतरना है, क्यों होगी भाई? और क्यों करना चाहिए? लेकिन पहले के लोगों को ऐसा लग रहा था कि कबूतर उड़ाएंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अभी आप ये बताओ कि जो लोग गिन रहे थे सीज फायर, अब वो गिने कि ट्रंप कितनी बार कह रहा है मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो तो वोटर चोरी में लगे हुए हैं अभी, तो पता नहीं कौन किसने कान में फूंक, वो 6 साल के बच्चे बोला कान में फूंक मार दी, किसी ने बाहर से तो नहीं मारी कान में फूंक, ये बोल दीजिए अब हो गया। और आप ये देखो कि जो ट्रंप बेस्ट फ्रेंड बता रहा है, अभी वो नहीं बोल रहा है कि सीज फायर उसने कराया, सीज फायर उसने कराया। बोलना क्यों नहीं बोलता? हाँ, बोल, वो भी तो बोल। आखिर 40 बार बोल चुका है तू, मतलब 41वां बार बोल या 50वीं बार बोलना। तो अब वो लोग खेल में आ गए हैं राहुल जी, जिन्होंने ट्रंप को साइड कर दिया है। ट्रंप मुखौटे की तरह है, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं रहिए, लेकिन जहां 2 देशों की मुस्तकबिल का सवाल है राहुल जी, और लंबे समय से भारत अमेरिका संबंधों में ऊंचाई दिख रही थी, वो सब कुछ बहुत पीछे चला गया है। और उस सब के केवल एक वजह है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और यही कारण है कि अब ट्रंप ने जितनी बार सीज फायर का हल्ला किया, उतनी बार उसको मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड बोलना पड़ेगा। हर 2 दिन में आपको ये सुनाई देने वाला है। और देखिए, वो ये भी कह रहा है कि ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, यानी बैक चैनल्स हमेशा से एक्टिव रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप बकलोली कर रहे थे तब भी बैक डोर से अमेरिका जानता है कि भारत के बाजार को छोड़ के आपको रहना रही है। भारतीय कंपनियां, भारतीय उपभोक्ता को नाराज करना है तो करिए। भारत का जो जन संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको नाराज करना है तो कर लीजिए। इससे आपको लगता है अमेरिका आगे जाएगा? नहीं, संकट है अमेरिका के लिए। अमेरिका का सिस्टम चल रहा है तो वहां 30% 40% भारतीय बैठे हैं, नासा से लेकर के आईटी सेक्टर तक, हर सेक्टर में घुसा हुआ भारतीय। अभी तो पीछे दिनों देखिए ये बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि जो भारतीय हैं उनको भी वापस भेजेंगे वहां से, ये खबरें नहीं चली? अरे तो भेजिए ना। मोदी इज माय फ्रेंड क्यों चल रहा है? ये वाला राग क्यों आया? ये वाला राग इसीलिए आया क्योंकि भारत ब्लैकमेल नहीं हुआ राहुल जी। ये जो हमारे यहाँ नौसिखिए हैं, जो विदेश नीति पढ़ाते रहते हैं, जयशंकर साहब को, नरेंद्र मोदी को और सरकार को, उन जाहिलों से ये पूछो कि जो बात चुप रहकर कराई जा सकती है उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहे थे और भारत चुप था। डोनाल्ड ट्रंप रोज बकवास कर रहे थे और भारत की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा था। आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो रोज सीज फायर की बात कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड। क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ है भाई? तो कुछ तो ऐसा आपने किया है राहुल जी कि आखिर ये भाषा बदल गई, टोन बदल गया। वो नहीं कहते हैं कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, एकदम से सब कुछ बदल गया। हाँ प्रकाश भाई, जब डेड इकोनॉमी कहा गया था वही साहब के द्वारा, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा राहुल गांधी से। राहुल गांधी बोले हाँ सही तो कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप सही कह रहे हैं। खुद का कितना निवेश है वो छोड़िए, वो अलग चीज है, लेकिन वही नेताजी हैं जो हमारे, उनसे जब पूछा जाता है कि आप विदेशी दौरे पर गए कि नहीं, अरे ये तो बीजेपी का सवाल है,
आप बीजेपी के लिए काम करते हो। मतलब ये अब नहीं गिनवाएंगे कि ट्रंप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो नहीं गिनवाना है, केवल वही अब आजकल कोई जाके राहुल गांधी से पूछ ले कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी इज ग्रेट, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो कह देंगे बीजेपी का आदमी है। हाँ। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही कोट कर रहे थे लगातार। तो भाई बात यह है कि जब जो कोई नेता कहेगा आप उसी को लेकर तो बात करोगे ना आगे। आज डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कर रहे थे तो उस पर भी लोग बात कर रहे थे। आप ये देखो ना कि इस पूरे खेल में देखिए, मैक्रोन ने एक बात कही, मैक्रोन ने ये कहा कि वो फिलिस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा देने जा रहे हैं, देश का दर्जा देने जा रहे हैं। राहुल जी 15 दिन के अंदर खेल बदल गया, 15 दिन में, और मैक्रोन को सत्ता गंवानी पड़ेगी। आप ये समझ लो, हमारे आस पड़ोस में राहुल जी, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान देख लो, म्यांमार देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, ये सब क्या है? ये सब रिजीम चेंज ऑपरेशन ही तो। नेपाल में क्या हुआ राहुल जी? सीधा सीधा रिजीम चेंज। और ये सब ना, ये सब जो बकलोली लोग करते हैं ट्विटर पे कि जैन जी जग गया और जैन जी ने क्रांति कर दी, जैन जी ने, अरे भाई यही जैन जी आप कह रहे थे बांग्लादेश में भी जग गया है। और शेख हसीना निकली तो वो जैन जी अचानक हिंदुओं को मारने काटने लगा। अरे ये जैन जी वैन जी नहीं जगा है राहुल जी, ये जैन जी वो है कि आप बगल में खाना रख दो और आप खाना खा लीजिए, वो जैन जी अपना मोबाइल चलाता रहेगा। आपके साथ कोई कांड हो जाए, जैन जी मोबाइल चलाता रहेगा, वो नजर उठा के नहीं देखेगा। और आपको लगता है कि जैन जी घर से निकल करके उसने इतनी बड़ी क्रांति कर दी और सड़कों पर आग लगा दिया, ये जैन जी है। लेकिन यहाँ एक दुर्भाग्य एक और भी है प्रकाश भाई, बड़े सोशल मीडिया पर मैं भी ऐसे पोस्ट देख रहा था जहां लिखा जा रहा है कि युवा ही क्रांति लेकर के आते हैं। वही जो श्रीलंका में हुआ, ढाका में हुआ, नेपाल में हुआ, ये इस तरह के पोस्ट करने का क्या मतलब है? आप किसको? राहुल जी, आग लगाने को कुछ लोग क्रांति समझते हैं, तो उनको पहले अपने घरों में आग लगानी चाहिए, अपने घरों की गाड़ियों को फूकिए, जरा क्रांति की तपिश कैसी होती है समझ में आए। ढाका में आग लगाया गया, बांग्लादेश में आग लगाया गया, तो ढाका क्या चांद पे चला गया ना? कि जैसा पहले था उससे भी बुरी स्थिति है। बांग्लादेश की स्थिति पहले से बहुत बुरी है राहुल जी। हाँ। दुनिया भर से व्यापारिक संपर्क कटा हुआ है, भारत से संबंध अच्छे नहीं है, तमाम चीजें महंगी हो रही हैं। आप कट्टरवाद के जरिए देश चलाना चाहते, चलाइए, चला तो पाकिस्तान भी रहा है। हाँ। नेपाल में जो हमारे आपके आंखों के सामने हुआ, वो सीधे सीधे रिजीम चेंज ऑपरेशन है, आंखों से दिखता है राहुल जी। वहां एक वामपंथी सरकार बैठी हुई थी, कट्टरपंथी सरकार बैठी हुई थी, और वहां चीन के एजेंट्स खुलेआम घूम रहे थे। ओली सीधे सीधे एक चाइनीज एजेंट के कब्जे में था। वो लड़की की तस्वीर कई बार इंटरनेट पे वायरल हो रही हुई है, चीनी राजनयिक थी वो। और उसके बाद अरे भाई कोर्ट का फैसला था, जो नेपाल में सोशल साइट पर बैन की बात थी, वो कोर्ट ने कहा था। और उस पर आप देखो ना, आप कह रहे हो क्रांति है, तो फिर आप ये बताओ राहुल जी, क्रांति है तो किसी पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जिंदा जला देना, ये कौन सी क्रांति है? संसद को आग लगा देना, पूर्व मिनिस्टर्स वगैरह को दौड़ा दौड़ा के मारना पीटना, वो सब कुछ ठीक है राहुल जी, की भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से लबालब है, लेकिन क्या भारत में भ्रष्टाचार नहीं है? उसका ये क्या अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है? दुनिया के किस देश में भ्रष्टाचार नहीं है? बात यह है कि नेपाल में जो कुछ किया गया वो बिल्कुल सीधा सीधा रिजीम चेंज ऑपरेशन है। और इस सब के पीछे कौन है, वो दुनिया जानती है कि एक ही देश ये सब करता है। आप एक और चीज गौर करिए ना कि ये मैक्सिमम जो हो रहा है वो साउथ एशिया में हो रहा है, सारे के सारे हमारे पड़ोस में। और यहाँ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। भारत में क्या प्रयास नहीं हुए हैं? अभी भी तो वही हो रहा है प्रकाश भाई। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये सब कुछ प्रयास क्या है? सोशल मीडिया पर, एक्स पर ऐसे ट्वीट्स करना, युवा क्रांति लेकर आते हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये क्या तैयारी है? आप क्या करना चाहते हैं? ये भी तो सवाल है। इसका एक दूसरा भी पक्ष है राहुल जी। हाँ। इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि नेपाल में जिन नेताओं के साथ ये सब हुआ है, जिन मिनिस्टर्स के साथ ये हुआ है, वो सब के सब घनघोर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। उन्होंने नेपाल को उस कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। एक नैरेटिव ये भी है कि जनता बहुत आक्रोशित हो गई उनके लालच से, उनके भ्रष्टाचार से।
और परिवारवाद से। परिवारवाद भी एक बड़ा कारण था जो कुछ नेपाल में हुआ। तो हमारे यहां परिवारवाद किन पॉलिटिकल पार्टियों में है? किन पॉलिटिकल पार्टियों पर भारत को बर्बाद और तबाह करने का आरोप है? किस पॉलिटिकल पार्टी पर भारत को बंटवारे में झोंकने का आरोप है? कौन सा पॉलिटिकल परिवार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है? कौन किन किन पॉलिटिकल परिवारवाद की बात करिएगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद है, एक्सपेक्ट एक पार्टी को छोड़कर, जहां यह तय नहीं है कि नेता फलाने आदमी अध्यक्ष है तो कल को उनका बेटा अध्यक्ष होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, नहीं तय है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में ये फिक्स है। परेशान है लोग, सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, नहीं बन पा रहा है। एक ही परिवार की पार्टी होती तो पता होता कि हाँ ये पिताजी हैं, इनके बेटे ये हैं, ये अध्यक्ष हैं, कहानी खत्म। तो क्या अब आप जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का खेल करिएगा तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल परिवार हैं जिसमें सीधे सीधे आरोप है, लोग सीधे नाम जानते हैं, उन पॉलिटिकल परिवारों के, पॉलिटिकल पार्टियों के नाम जानते हैं। तो आप जब नेपाल वाली इच्छा जाहिर कर रहे हैं भारत में राहुल जी, तो उन लोगों को यह समझना पड़ेगा कि नेपाल में किन लोगों के पीछे जनता भागी है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक रिडीम चेंज ऑपरेशन है, लेकिन आप इसको ऐसे देखना चाहते हो कि आपको लगता है कि कल को मौजूदा सरकार और इसके खिलाफ हो। तो मैं कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार और मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं है, परिवारवाद के आरोप नहीं चिपकते हैं। जिन लोगों पर चिपक रहे हैं वो लोग फिर अपने बारे में सोचें कि जनता को अगर मौजूदा सरकार और मौजूदा सिस्टम में बैठे लोगों ने यह समझा दिया कि भारत का हाल क्यों ऐसे खराब हो रहा है या करने की जो कोशिश है, और जनता अगर वो समझ गई तो फिर क्या आप वो झेलने को तैयार हो जो नेपाल में हो रहा है, और आप ये तमन्ना रखते हो कि ये सब भारत में हो। अगर उसका शिकार आप ही हो गए तो क्या करिएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, लोग आपकी नीति पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बड़ी चर्चाएं ये होती हैं कि भाई इस सरकार की विदेश नीति खराब है, ये नीति खराब है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब नतीजे आते हैं तो फिर सब हैरान रह जाते हैं। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों में ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। और क्या ये कोशिशें यहां भारत में नहीं हो रही हैं? ये भी सवाल है। खुलेआम चुनौती देना संवैधानिक संस्थाओं को, ये क्या है? विदेशी दौरे पर जाना बिना किसी को बताए, आप अपनी सिक्योरिटी भी साथ में लेकर के नहीं जा रहे हैं, ये क्या है? लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो फिर आप एजेंट कहलाए जाते हैं, बीजेपी के एजेंट। लेकिन दर्शकों, ना ही तो कोई परमानेंट दुश्मन है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त है। यह विदेश नीति है। हमें अपना मतलब निकालना है, हमें अपना काम निकालना है, वो चाहे कोई भी हो, और जैसे को तैसा। जो जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।